नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 3 नवंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले एक वर्ल्ड लोकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे जो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में सिचुएटेड है, जिसकी राजधानी जो है जकार्ता। अभी तक ऑफिशियली राजधानी जो है जकार्ता ही है, जो 2024 के फर्स्ट मंथ में नुसंतारा में परिवर्तित करने की संभावना है। और इसका एक मुख्य बात है, यहाँ जो है 17,508 द्वीपों से बना हुआ ये देश है, जिसकी कुल पॉपुलेशन है 27 करोड़। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, ठीक है। इसमें कुछ मिनरल्स भी हैं, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और मैप में इसके आसपास सराउंडिंग कंट्रीज को भी देखेंगे और इम्पोर्टेंट जो वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, केरल सरकार लंबित विधेयक को लेकर राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। इसमें मामला जो है वो जो गवर्नर हैं केरला के, वो जो पिछले बहुत से मामले हैं उसे बहुत लंबे समय से लंबित रखे हैं, परंतु वर्तमान समय के जो मामले हैं उसे जल्द से जल्द पास कर दिए जा रहे हैं। ये क्लियरली कहा जाता है कि जो गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पे चलती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इसका झुकाव होता है और प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित मतलब कि रिजर्व रखने वाले बिल के नाम पे गवर्नर इस तरह के कार्य करते हैं और बहुत से इंपॉर्टेंट बिल को लंबित रखे हैं। इसी के लिए केरल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि जो गवर्नर की क्या क्या संवैधानिक कार्य हैं और कहाँ कहाँ लगातार गलतियां हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, पुराने पश्चिम एशिया का बदला। यहाँ पे भी पुराना ही मामला है, फिलिस्तीन का मामला है, फिलिस्तीन। उसके बाद इजराइल, उसके बाद ईरान का एस्पेक्ट्स देख लेंगे, यूएसए का एस्पेक्ट देख लेंगे। जहां से ये शुरुआत हुआ, जहां से फिलिस्तीनी राज्य में पहले इजराइल का अस्तित्व में शुरुआत हुआ, उसके बाद ये धीरे धीरे राज्यों को बढ़ाने लगा, ठीक है, विस्तारवादी अप्रोच अपनाने लगा। उसके बाद जो जेरूसलम का मुद्दा है, चाहे यहूदी हो, उसके बाद ईसाई हो या फिर मुस्लिम हो, इनके बीच में जो मुख्य विवाद का मुद्दा है, सभी एस्पेक्ट से हम लोग डिस्कस करेंगे, सभी डायमेंशन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये जो है आज का द हिंदू के एडिटोरियल में है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, बायोस्फीयर रिजर्व बेहतर उम्मीद के रूप में विकसित हो रहा है, क्योंकि जो लगातार हमारे देश में अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण, ठीक है, जिसके कारण लगातार वाटर की क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है, एयर की क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है। इसी के लिए कहा जा रहा है कि बायोस्फीयर जो है एक कार्बन सिंक है, बहुत बड़ा कार्बन सिंक है, जो अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन इमिशन को रिड्यूस करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको कहा जाता है कार्बन सिंक। और ये एक बहुत बड़ा संक्रमण क्षेत्र है जहाँ पे मानव और जानवर के तालमेल के बहुत से संकेत देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और ये मानवीय हित के लिए बहुत से सकारात्मक इसके फायदे हो रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बना देने से, ठीक है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ये भी आज के एडिटोरियल में है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, एनसीईआरटी टू इंट्रोड्यूस इलेक्टोरल लिटरेसी कंटेंट इन टेक्स्ट बुक्स। तो इसमें मेनली कहा जाता है कि अभी हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा चुनावी साक्षरता सामग्री को ऐड किया जा रहा है, जिससे कि खास के 6 से 12 क्लास के सभी बच्चों के पाठ्यक्रम में ये चुनावी साक्षरता सामग्री को ऐड किया जा रहा है, जिससे कि जो बच्चे जो हैं जैसे ही 18 वर्ष के हो जाते हैं, अपना चुनाव का मताधिकार देने लगते हैं, मतदान करने लगते हैं, तो उन्हें जागरूकता नहीं होती है कि किस तरह से मतदान करना है, ठीक है। जैसे कि इसी बार देखा गया था 2019 के लोकसभा के चुनाव में, जबकि 910 मिलियन कुल मतदाता थे, जिसमें 297 मिलियन जो मतदाता थे वो मतदान ही नहीं किए। तो इसी के लिए जागरूकता प्रदान करना है। जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, जो बच्चे हैं वो जागरूक रहेंगे तो चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकेंगे, जिससे कि हम समाज के लिए एक बेहतर प्रतिनिधि को चुनाव करने में सक्षम हो पाएंगे। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड लोकेशन जो है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है, जिसकी राजधानी अभी वर्तमान में जकार्ता है, लेकिन 2024 में नुसंतारा हो जाएगा। याद रखिएगा नाम, नुसंतारा। यहाँ पे 17,508 द्वीप हैं, इसकी जनसंख्या 27 करोड़ है, ठीक है। और यहाँ पे यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है।
ठीक है। देश की जो जमीनी सीमा, याद रखिएगा, जमीनी सीमा जो है वो पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया के साथ मिलता है। पूर्वी तिमोर अभी लगातार न्यूज में रह रहा है, तो याद रखिएगा कम से कम लोकेशन की ये इंडोनेशिया के पास है, ठीक है। उसके बाद जबकि अन्य पड़ोसी देशों में सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल हैं, इसलिए भारत के लिए बहुत ही महत्व रखता है। यहाँ पे और कुछ चीजें देख लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं जो इंडोनेशिया क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे टीन, बॉक्साइट, निकेल, गोल्ड और कॉपर। कॉपर की बहुत बड़ी मात्रा जो है इंडोनेशिया में पाई जाती है, तो याद रखिएगा। अब मैप में देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये इंडोनेशिया का मैप है। अभी वर्तमान में जो राजधानी है इंडोनेशिया का वो जकार्ता है, यहाँ पे स्थित है। अब देख लेते हैं इसके सराउंडिंग कंट्री कौन कौन से हैं, जैसे कि ये पूरा का पूरा मैप है। यहाँ पे ये छोटे छोटे जो द्वीप में है, आइलैंड में है, बोला ही जाता है 17,508 आइलैंड है इसके टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे आसपास के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं ये देख लेते हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, बस ध्यान रखना है, ठीक है, मलेशिया का ये क्षेत्र है। फिलीपींस हो गया, उधर पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है। उसके बाद लेसर सुंदा आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया भी इसके आसपास के क्षेत्र में, इंडियन ओशन इसके वेस्टर्न साइड में है और ईस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सी भी है, जैसे कि साउथ चाइना सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सिंगापुर है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट तिमोर है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सी और स्ट्रेट्स हैं, जैसे कि माकासारी स्ट्रेट हो गया, जावा सी हो गया, फ्लोरेस सी हो गया, बांदा सी हो गया, ठीक है, आराफुरा सी हो गया। उसके बाद तिमोर सी है। तो यहाँ आसपास के जितने सी हैं कम से कम एक बार देख लिया कीजिएगा। सेलेब सी हो गया, उसके बाद फिलीपीन सी हो गया, शुशु सी हो गया। तो जैसे साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट है, फिलिप सी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, तो ये भी याद रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी के पास है। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को ये अलग करता है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है केरल सरकार लंबित विधेयकों को लेकर राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, ठीक है। तो इसमें क्या मामला है, इसमें मामला है केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह घोषणा करने की मांग की है कि राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को लंबे और अनिश्चित काल तक रोके रखे हैं, अपनी संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं, जो केरल के राज्यपाल हैं। तो केरल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर एक विशेष अनुमति याचिका में यह मांग की। तो राज्य सरकार ने तर्क दिया कि राज्यपाल ने संविधान को विकृत कर दिया है, मतलब कि जो उनके संवैधानिक प्रावधान हैं, ठीक है, जो शक्तियां दी गई है वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोककर स्पष्ट रूप से मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो इसमें शीर्ष अदालत से एक घोषणा प्राप्त करने की मांग की गई कि राज्यपाल उचित समय के भीतर उनके समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक विधेयक का निपटान करने के लिए बाध्य हैं। तो राज्य ने प्रस्तुत किया कि राज्यपाल को बिना किसी देरी के लंबित विधेयक का निपटान करने का भी निर्देश दिया गया, ठीक है। आगे कहा गया बहुत लंबा इंतजार किया गया है, जैसे विधानसभा द्वारा पारित 8 विधेयकों में से 3 राज्यपाल के पास 2 या 2 से अधिक वर्षों से लंबित है और 3 जो है 1 वर्ष से अधिक से लंबित है। तो याद रख सकते हैं पहले से ही 8 विधेयक लंबित थे, जिसमें 3 जो है 2 या 2 से अधिक वर्षों से और 3 जो है वो 1 वर्ष से, ठीक है। तो राज्य ने याचिका में तर्क दिया कि राज्यपाल के आचरण से कानून के शासन और लोकतांत्रिक सुशासन सहित संविधान के मूल सिद्धांतों और बुनियादी ढांचा का उल्लंघन किया जा रहा है। इसे आगे बताया जाता है कि केरल निजी वन निहित और असाइनमेंट विधेयक 2023, जिसे 6 अप्रैल को राज्यपाल को प्रस्तुत किया गया था और 18 सितंबर को उसके द्वारा निपटान कर दिया गया। तो ये देखा जा सकता है जो उसके सामने बिल आए हैं उसे उसने निपटान कर दिए, परंतु जो पुराने बिल हैं जो 2 साल से लंबित है, 1 साल से लंबित है, उसे निपटान कर नहीं रही है, क्योंकि इसके पीछे जो मुख्य मकसद है यह है केंद्र सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार ही राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं केंद्र सरकार के आश्वासन लेकर, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि ये केंद्र सरकार के कारण ही ऐसा किया जा रहा है कि जो उसकी पार्टी से विरुद्ध है कोई विधेयक तो उसे पास नहीं किया जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि पहले के विधेयकों का गैर निपटान एक सचेत कार्य है, मतलब कि सोचा समझा कार्य है, कंसाइंस एक्ट है।
तो एक राज्यपाल जो संविधान के प्रावधानों की घोर उपेक्षा और उल्लंघन करता है उसे राज्यपाल के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने वाला नहीं माना जा सकता। याचिका में राज्यपाल के सचिव और भारत सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है, ठीक है, मतलब कि उसे भी इसके लिए जवाब देने के लिए कहा गया है। अब देख लेते हैं कि राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। जैसे अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, वह केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। कहा गया है कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो होता ही है जो अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ होता है, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 157 और 58 में कहा गया है कि राज्यपाल पद के लिए पात्रता आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं। राज्यपाल के पास क्षमादान राहत आदि देने का भी प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 161 के द्वारा। विवेक की कुछ शर्तों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्य के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए सीएम के नेतृत्व में एक सीएमओ, ठीक है, मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 163 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है। राज्यपाल जो होगा वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा अनुच्छेद 164 के द्वारा। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल सहमति देता है, अनुमति रोकता है, ठीक है, या तो बिल को पास कर देगा या फिर उसे रोक देगा या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख देगा। तो राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश भी जारी कर सकता है, जिसे अनुच्छेद 213 द्वारा किया जाता है। अब देख लेते हैं राज्यपाल की भूमिका से संबंधित क्या क्या विवाद है। तो केंद्र द्वारा सत्ता का दुरुपयोग, आमतौर पर केंद्र में सत्तारूढ़ दल के इशारे पर राज्यपाल के पद के दुरुपयोग के कई उदाहरण देखे गए हैं। इसके पीछे आमतौर पर नियुक्ति की प्रक्रिया ही कारण रही है। पक्षपातपूर्ण विचारधारा, कई मामलों में एक ये जो पॉइंट्स मैं लिखा हूं ना, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है, ठीक है, तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो इसमें कहा जाता है कई मामले में एक विशेष राजनीतिक विचारधारा वाले राजनेताओं और पूर्व नौकरशाहों को केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसके बाद यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य तटस्थ सीट के खिलाफ है और इसके परिणाम स्वरूप पक्षपात, अनेक प्रकार के पक्षपातपूर्ण कार्य देखे जाते हैं, जैसा कि कर्नाटक और गोवा में भी प्रतीत हुआ। उसके बाद कठपुतली शासक, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इसका केंद्रीय सत्ताधारी दल को समर्थन उस गैर पक्षपात की भावना के खिलाफ है जिसकी अपेक्षा संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति से की जाती है। तो ऐसे घटनाओं के कारण राज्य के राज्यपाल का वर्णन करने के लिए केंद्र के एजेंट, इसी कारण इस तरह के नाम दिए जाते हैं राज्यपाल को, केंद्र के एजेंट, कठपुतली और रबर स्टैंप जैसे नकारात्मक शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो एक विशेष राजनीतिक दल का पक्ष लेना, चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का अक्सर एक विशेष राजनीतिक दल का पक्ष लेने का के लिए दुरुपयोग को लगातार देखा गया। नॉर्थ ईस्ट में भी अभी हाल में देखा गया था, ठीक है, बहुत दिनों तक ये मामला चला था। तो लगातार गवर्नर से रिलेटेड बहुत सारा परेशानियां रहती है। उसके बाद शक्तियों का दुरुपयोग, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो 356 के अनुसार होता है के लिए राज्यपाल की सिफारिश हमेशा उद्देश्यपूर्ण सामग्री, ठीक है, वो परिस्थितियों के अनुसार लेते हैं, किस तरह झुकाव है केंद्र सरकार का। तो ये देखा जाता है कि उद्देश्यपूर्ण सामग्री पर आधारित नहीं होता है, बल्कि राजनीतिक सनक या जो केंद्र सरकार चाहता है उसी के अनुसार राज्यपाल अपना निर्णय सुनाता है, ठीक है। उसके बाद आगे सुझाव दिया जाता है कि कैसे इस तरह के नकारात्मक कार्य जो किए जा रहे हैं राज्यपाल का, उसे सुधारा जा सकता है। तो राज्यपाल का विवेक, केवल उनका विवेक होना चाहिए। सरकार के सुचारू कामकाज के लिए यह भी उतना ही आवश्यक है कि राज्यपाल को अपने विवेक और व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करते हुए विवेकपूर्ण, निष्पक्ष और कुशलता से कार्य करना चाहिए। उसके बाद संघवाद को मजबूत करना, राज्यपाल के कार्यकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत में संघीय व्यवस्था को मजबूत करने की बात की गई है। इस संबंध में अंतर राज्य परिषद और संघवाद के सदन के रूप में राज्यसभा की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए। उसके बाद कहा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति में सुधार, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति में जो सिस्टम बनाया गया है इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो नियुक्ति राज्य विधायिका द्वारा तैयार पैनल से की जा सकती है और वास्तविक नियुक्ति प्राधिकारी अंतर राज्य परिषद होनी चाहिए, न कि केंद्र सरकार, ठीक है। ये एक सुझाव बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इसे पॉइंट आउट कर सकते हैं।
उसके बाद राज्यपाल के लिए आचार संहिता। इस आचार संहिता में कुछ मानदंड और सिद्धांत निर्धारित होने चाहिए जो राज्यपाल के विवेक और उनकी शक्तियों के प्रयोग का मार्गदर्शन करे, जिसका वह उपयोग करने और अपने निर्णय पर प्रयोग करने के हकदार हो। ये थे कुछ मुख्य बातें जिसके कारण कंट्रोवर्सी भी लगातार चल रही है गवर्नर का, खास के केरला में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा और सुधारने के लिए क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। द रिवेंज ऑफ ओल्ड वेस्ट एशिया। अभी जो वर्तमान समय में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष चल रहा है, इसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा सिनारियो बताए हैं कि कैसे इजराइल की उत्पत्ति हुई, कैसे फिलिस्तीन की उत्पत्ति हुई, कहाँ से हमास की उत्पत्ति हुई, कैसे आईएसआईएस की उत्पत्ति हुई और कहाँ से ये कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। ये बहुत ही पुराना विवाद है, इसको पूरे अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हमास के 7 अक्टूबर के हमले ने नए तरीके का हमारा मिड ईस्ट रीजन बन रहा था। जैसे इजराइल का भारत के साथ बहुत बेहतर संबंध है, उसी तरह से इजराइल और सऊदी अरब का भी बेहतर संबंध बन रहा था। लेकिन जिस तरह से हमास का यहाँ पे हमला हुआ इजराइल में, इस तरह का नया मध्य पूर्व की नींव को चकनाचूर कर दिया। फिलिस्तीन प्रश्न इस क्षेत्र की सभी बीमारियों का स्रोत बन गया है। ठीक है, लगातार ये हमले जो हुए वो फिलिस्तीन के कारण हुए। तो काहिरा जो कि इजिप्ट की राजधानी है, हाल में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, में 6 अक्टूबर के युद्ध पैनोरमा संग्रहालय और 1973 के अरब इजराइल युद्ध के स्मारक पर एक पुनर्निर्मित युद्ध दृश्य देखा गया। इस तरह के दृश्य देख सकते हैं। आगे कहा जाता है फिलिस्तीनी जैसी कोई चीज नहीं है। इजराइल की तत्कालीन श्रम प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने 6 दिवसीय युद्ध की दूसरी वर्षगांठ पर 15 जून 1969 का ये मामला है को द संडे टाइम्स को बताया था कि फिलिस्तीनी जैसी कोई चीज नहीं है। 1967 के युद्ध के दौरान ही इजराइल ने पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन को अपने नियंत्रण में ले लिया था और 1948 से 49 के पहले अरब और इजराइल युद्ध में इजराइल ने फिलिस्तीन के लिए 1947 की संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना में प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी यरूशलेम, मतलब कि या जेरूशलम भी लोग बोलते हैं, तो पश्चिमी यरूशलेम सहित 23% अधिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। ये बात है 1947 का। ठीक है, उसके बाद 1967 में इजराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक, ठीक है, मान लीजिए ये इजराइल है तो यहाँ पे वेस्ट बैंक है और यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, मैप मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही कहा जाता है कि इजराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम और मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप और सीरिया से गोलान हाइट्स को जब्त कर लिया। ठीक है, इतना बड़ा एरिया को जब्त कर लिया था 1967 में। तब से फिलिस्तीनी क्षेत्र जो है वो इजराइल के सैन्य कब्जे और नियंत्रण में बने हुए थे। इसने 2005 में दूसरे, ये याद रखिएगा वर्ड खास के, इंतिफाद क्या होता है, तो एक इंतिफाद एक विद्रोह या एक प्रतिरोधी आंदोलन होता है। यह समकालीन अरबी द्वारा उपयोग किया जाता था उत्पीड़न के खिलाफ वैध विद्रोह का संदर्भ देने के लिए। मतलब कि जैसे हम लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते थे, उसी तरह का ये इंतिफादा शब्द है। ठीक है, कि स्वतंत्रता की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। के बाद गाजा से सैनिकों और यहूदी निवासियों दोनों को वापस खींच लिया, लेकिन 2007 से इस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई। ठीक है, ये है 1967 के कुछ तस्वीर। ठीक है, आगे कहा जाता है इजराइल की कहानी के बारे में कि हमास के 7 अक्टूबर के सख्त, ये याद रखेगा, शब्बात कहा जाता है इसको। शब्बात होता है कुछ धर्मों में साप्ताहिक विश्राम और ईश्वर प्रार्थना का दिन। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि उस दिन शब्बात था, जिस दिन ये लोग यहूदी लोग प्रार्थना कर रहे थे, उसी दिन हमास के द्वारा हमला किया गया। तो ईसाइयों के लिए रविवार और यहूदियों के लिए शनिवार, तो शनिवार का ही दिन था। के दिन इजराइल पर क्रूर हमले के बाद जिसमें कम से कम 1400 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर नागरिक थे, नॉर्मल सिविलियंस थे। इजराइल ने गाजा पर विनाशकारी बमबारी अभियान शुरू किया, जिसमें 27 दिनों में 9000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। इजराइल का कहना है कि हमास के आतंकी हमले का जवाब देने का अधिकार है हमें, और दुश्मनों के खिलाफ असंगत बल का उपयोग हम कर सकते हैं। जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाना एक प्रसिद्ध इजरायली पद्धति है। इजराइल के पूर्व चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल गादी इशेनकोट ने एक बार लेबनान में इजरायली रक्षा बलों की बमबारी के बारे में कहा कि हम इस पर असंगत बल लगाएंगे और
और वहां भारी क्षति और विनाश करेंगे। यहाँ पे इजरायली डायरेक्ट कहा है, ठीक है। हमारे दृष्टिकोण में ये नागरिक गांव नहीं है, ये सैनिकों का अड्डा है, सैनिकों का अड्डा है, ऐसा आरोप लगाया जाता है इजराइल के द्वारा कि जो लेबनान का कुछ एरिया है, ठीक है, यहाँ कहा जाता है ना कि लेबनान का कुछ एरिया है जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये सिविलियंस का गांव है, लेकिन सिविलियंस का गांव नहीं है, ये लेबनान के आर्मी का अड्डा है, हमास के कुछ लोग भी यहाँ रहते हैं। तो इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति इसहाक हरजोग ने जनरल एशियन कोट, जो अब मंत्री हैं, की बात दोहराई जब उन्होंने 14 अक्टूबर को इजराइल द्वारा उत्तरी गाजा में 10 लाख से अधिक लोगों को खाली करने का आदेश दिया और कहा कि गाजा में कोई भी निर्दोष नागरिक नहीं है, ठीक है। तो हमला करने से पहले एक बहुत अच्छा कार्य किया गया इजराइल के द्वारा कि उसे खाली करने के लिए कहा गया। तो गोल्डा मेयर और श्री हरजोग ने कहा कि उसके बीच फिलिस्तीनियों की वास्तविक निहितता है, या तो वे राष्ट्रीय सैनिक के रूप में मौजूद नहीं है या वे सभी दोषी और दंडनीय हैं, ऐसा माना जाता है इजरायलियों के द्वारा। तो इजराइल का कहना है कि उनकी परिस्थितियों के कारण उनकी भारी प्रतिक्रिया आवश्यक है। तो इसका वर्णन यह है कि यह इस्लामी आतंकवाद का सामना करने वाले शत्रुतापूर्ण क्षेत्रीय माहौल, आगे भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, में रह रहा है। तो अरब जगत के साथ युद्धों का इतिहास भी रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कहा जाता है इजराइल के द्वारा कि अरब के साथ भी बहुत सारा युद्ध भी हुआ है। हमास जो है, हमास पे पूरा केंद्रित है अभी इजराइल। हमास एक फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन है जिसके साथ राजनीतिक बातचीत करना पूर्णतः असंभव है, यह स्टेटमेंट दिया गया इजराइल के द्वारा। तो हमास और हिजबुल्लाह को सीधे तौर पर नरसंहार से इनकार करने वाला जो ईरान जो है समर्थन कर रहा है, इसका भी पूर्णतः खंडन करता है इजराइल। तो यह तर्क दिया जाता है कि इजराइल को अपने अस्तित्व के लिए सख्त रहना होगा और सख्त होने का अर्थ है फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जा अंतहीन रूप से जारी रखना और फिलिस्तीनियों की हिंसा का बड़े पैमाने पर बल और सामूहिक दंड से जवाब देना। एकदम क्लियर कहा गया है इजराइल के द्वारा कि हम इस आतंकवाद के विरुद्ध सख्ती से खड़े रहेंगे और इसका नरसंहार के रूप में जवाब देंगे, ठीक है। आगे कहा जाता है, आइए इन तर्कों पर एक एक करके गौर कर लेते हैं। जैसे कि हमास जो है वो शांति के लिए प्रमुख बाधा है, खास के मिड ईस्ट में। उसके बाद इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष सैन्य कब्जा शुरू करने के 21 साल बाद 1988 में ही बनाया गया। तो ये याद रखिएगा, इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष सैन्य कब्जा शुरू करने के 21 साल बाद 1988 में बनाया गया। उसके बाद 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में इस्लामिक स्टेट IS एक मुस्लिम ब्रदरहुड शाखा और हमास का पूर्ववर्ती था, हमास इसी के कदम पे चल रहा है, ठीक है, को एक दान के रूप में इजराइल की मान्यता, शुरुआत में इजराइल ने हमास को एक मान्यता दी थी जिसमें समूह में अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने की भी अनुमति दे दी थी इजराइल ने। तो इजराइल ने तब फतह यासर अराफात के धर्मनिरपेक्ष, क्लियर यहाँ पे कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी गुरिल्ला आंदोलन और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसी को कहा जाता है PLO गठबंधन अराफात को अपने मुख्य प्रतिद्वंदियों के रूप में देखा जाता था। आगे कहा जाता है PLO के द्वारा, मतलब कि फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइलों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल जब से किया तब से ही इजराइल पलट गया। तो इजराइल ने PLO से लड़ने के लिए लेबनान में 2 युद्ध किए, 1978 और 1982 में, जिसमें उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जो अब मर चुके हैं इजराइल के, मेनकेम बेगिन ने एक बार कहा था कि ये जो हमासी लोग हैं, हमास समूह है, उसे कहा गया था जानलेवा यहूदी विरोधी, ठीक है, क्लियर याद रखिएगा, जानलेवा यहूदी विरोधी। आगे कहा जाता है ये जो मुख्य वार्ता है ना, लेकिन आस्लो वार्ता याद रखिएगा, याद नाम, आस्लो वार्ता के दौरान PLO जिसने लंबे समय तक इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को नकार दिया और पूरे फिलिस्तीनी नदी से समुद्र तक की मुक्ति की वकालत की, ने एक बड़ा समझौता किया। यही सबसे बड़ा बात है, ओस्लो वार्ता एक बहुत बड़ा समझौता था जिसमें फिलिस्तीनी और इजरायली के बीच कुछ समझौते किए गए थे। तो अराफात ने इजराइल राज्य को मान्यता दी थी कि 1967 की सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के गठन के रूप में स्वीकार किया और जो ऐतिहासिक फिलिस्तीन का केवल 22% था। ये बात है 1967 की। बाद के वर्षों में ओस्लो का जो समझौता था उसका पतन हो गया और फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायली कब्जा जारी रखने के लिए कारण
हमास मजबूत हो गया, जिसने हमेशा ओस्लो का विरोध किया। तो 2000 में जब दूसरा इंतिफादा शुरू हुआ, इंतिफादा अभी हमने बताया था कि एक यहूदियों का सबसे पवित्र दिन होता है, ठीक है, जिसपे वे लोग प्रार्थना करते हैं। तब तक हमास पहले से ही मजबूत स्थिति में आ गया था और फ्रंट सीट पे जा गया था। तो राज्य के दर्जा के लिए पीएलओ मतलब कि फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अहिंसक अभियान को अधिकांश फिलिस्तीनियों द्वारा दंतहीन के रूप में देखा जाने लगा जब इजराइल अपना विस्तारवादी अप्रोच अपनाया उसी के बाद से। इसीलिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह फिलिस्तीनी कट्टरवाद नहीं है, मतलब कि यह पहले कट्टरवादी लोग नहीं थे फिलिस्तीनी, ऐसा राइटर के द्वारा कहा जा रहा है, जिसने शांति को रोका हो, बल्कि यह शांति की अनुपस्थिति और निरंतर कब्जे ने फिलिस्तीन में इस्लामी कट्टरवाद को मजबूत किया। ठीक है, तो यहाँ भी बहुत से फैक्ट्स ऐसा देखने को लग जाता है, या फिर कहीं कोई भी राइटर हो वो बैलेंस लिख नहीं सकता, तो यहाँ पे वो क्लियर दिख जाता है कभी कभी कि वो कहीं फिलिस्तीन को अप्रोच कर रहे हैं या फिर कहीं इजराइल को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा सच इसमें कहा जाता है ईरान का भी फैक्टर को देखा जाता है, क्योंकि ईरान इसका पड़ोसी देश है और लगातार मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट करता है। तो दूसरा सच यहाँ यह है कि ईरान जो है वो पश्चिमी एशिया में इजराइल का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी बना हुआ है। ईरान जो है वो हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का भी समर्थन करता है, जिसने संयुक्त रूप से 7 अक्टूबर को हमला किया था। तो इस प्रकार संकट का एक स्पष्ट भू राजनीतिक कोण ये भी देखा जा सकता है कि ईरान भी सपोर्ट कर रहा है हमास को, लेकिन क्या इजराइल फिलिस्तीनी संकट का केंद्रीय कारण ईरान है? ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और भी कारण है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ही ईरान जो है वो इजराइल का शत्रु राष्ट्र बन गया, ये बहुत पुराने दुश्मन है। क्रांति उससे पहले बहुत अच्छा संबंध था इजराइल और ईरान के बीच 1979 से पहले। तो क्रांति से पहले ईरानी राजशाही इजराइल के इतनी करीबी थी कि वे दोनों देश 1970 में बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए ईरान के अंदर एक सैन्य सह उत्पादन परिसर बनाने पर सहमत हुए थे। यही मैं क्लियर कर रहा था कि 1979 से पहले इजराइल और ईरान के बीच बहुत ही नजदीकियां थी। तो तेहरान में मुल्लाओं द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद ही इजराइल ने 1980 से 88 के ईरान इराक युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की देखरेख, यही 1980 के दशक में इस्लामी क्रांतिकारी शासन को हथियारों की आपूर्ति की गई थी। तो ओस्लो प्रक्रिया के दौरान फिलिस्तीनियों के बीच ईरान का अधिक प्रभावी नहीं था। ठीक है, उस समय ईरान का अधिक प्रभाव नहीं था फिलिस्तीनियों के बीच जब ओस्लो का समझौता हुआ था। तो ओस्लो के पतन और हमास के फिलिस्तीनी प्रतिरोध के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरने के बाद ही इस्लामिक स्टेट और फिलिस्तीनी गैर राज्य मिलिशिया के समर्थन के माध्यम से एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। तो ईरान ने जो किया वह कट्टरपंथी फिलिस्तीनी इस्लामवादियों का समर्थन करके अपने भू राजनीतिक लाभ, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि ईरान का जो सपोर्ट करने का तरीका है वो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। ठीक है, तो भू राजनीतिक लाभों के लिए निरंतर कब्जे और शांति की कमी का फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। आगे कहा जाता है कि जो उनके पड़ोसी हैं इजराइल के, उनसे भी इनके संबंध बहुत ही शत्रुतापूर्ण है। तो शत्रुतापूर्ण पड़ोसी, अंत में कहा जाता है कि इजराइल की असंगत आक्रामकता के रक्षक हमेशा तर्क देते हुए कि शत्रुतापूर्ण पड़ोस में इजराइल का अस्तित्व खतरे में है। सच में मई 1948 में ऐतिहासिक फिलिस्तीनी के भीतर एक नए राज्य की घोषणा के तुरंत बाद पड़ोसी अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। उसके बाद यह इजराइल ही था जिसने 1956 से 67 के युद्ध की शुरुआत की। आखिरी बार किसी अरब देश ने इजरायली सैनिकों पर हमला 1973 में किया, जब मिस्र ने सीरिया के साथ, याद रखिएगा मिस्र, इजिप्ट और सीरिया के साथ मिलकर, ये युद्ध का नाम याद रखिएगा, योम किप्पुर युद्ध जो था वो मिस्र और सीरिया ने संयुक्त रूप से इजराइल के साथ किया था। ठीक है, तब से 6 अरब देशों ने इजराइल के साथ जो संबंध थे सामान्य कर लिए, अर्थात मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को, इनके साथ जो संबंध है वो सामान्य थे। और शायद ही यही कोई रहस्य है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच पर्दे के पीछे बहुत अच्छे संबंध है। हालांकि ऐसा कहा जाता है, अभी भी देखा जा सकता है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच में बहुत अच्छे संबंध है, परंतु वो सामने नहीं दिखता। हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए। तो इजराइल अब विशाल वायु शक्ति, बैलिस्टिक मिसाइल और अन्य हथियारों के साथ एक अघोषित परमाणु शक्ति है। दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश अमेरिका द्वारा भी इसे सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बिना किसी शर्त समर्थन किया जा रहा है। तो इजराइल अब डेविड नहीं है।
ये बहुत अच्छा मुद्दा है। इजराइल अब डेविड नहीं है, गोलियत है। मतलब कि डेविड मतलब हुआ कि एक सही तरीके से हमला किया गया, ठीक है, सेवरल टाइम से हमला किया गया, यही डेविड, तो यही कहा जाता है। और जो गोलियत है, जिस तरह के आईएस पैटर्न अपनाते हैं या इस्लामिक कंट्री या इस्लामिक ग्रुप हमास जैसा नरसंहार करता है, तो यही क्लियर कहा जाता है इजराइल कि मैं अब डेविड नहीं हूँ, गोलियत हूँ, ठीक है। इसी के कारण यहाँ पे ये बात कहा गया है। लेकिन इजराइल का क्षेत्रीय आधिपत्य और अरब देशों के खिलाफ प्रतिरोध और दोस्ती इजरायलियों के लिए शांति नहीं ला पा रही है, क्योंकि जो फिलिस्तीन है, इसी के कारण जो मिड ईस्ट में समस्या है, क्योंकि इजराइल के साथ बेहतर, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं उसका बेहतर संबंध है। तो फिलिस्तीन भले ही अब अरब इजराइल समस्या न हो, लेकिन यह इजराइल फिलिस्तीन समस्या बन गई। 2005 में गाजा ने से जबरन वापसी के बाद से इजराइल का दृष्टिकोण कब्जे के सवाल को नजरअंदाज कर दिया, जैसा कि गोल्डा मेयर ने 1969 में कहा था। तो फिलिस्तीनियों को एक सुरक्षा उपद्रवी के रूप में यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि फिलिस्तीनी जो लोग हैं उन्हें उपद्रवी के रूप में देखा जाता है, जो मिड ईस्ट में शांति बहाल होने देना नहीं चाहते हैं, नए मध्य पूर्व को आकार देते हुए अरब शांति योजनाओं के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो आगे कहा जाता है कि वाशिंगटन, मतलब कि अमेरिका के सपोर्ट से, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के क्रूर हमले और 1948 के बाद इजराइल पर अपना पहला आक्रमण किया गया हमास के द्वारा ने नए मध्य पूर्व, जो नया मिड ईस्ट बन रहा था विकास की दृष्टि से, और भी जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं या फिर इंडिया जैसे कंट्री हैं, बहुत अच्छे संबंध बन रहे थे, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, जिससे वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा था। तो इस नींव को तोड़ दिया हमास के अंधाधुंध हमलों और इजराइल द्वारा गाजावासियों का सामूहिक सजा देने से पता चलता है कि फिलिस्तीनी प्रश्न इस क्षेत्र में सभी बीमारियों का स्रोत है। यह पुराने पश्चिमी एशिया का बदला है, ठीक है। तो यही था पूरा का पूरा मुद्दा, जो 2-3 महत्वपूर्ण युद्ध थे, और ईरान का भी फैक्टर हम लोगों ने देखा, उसके बाद मिस्र का भी फैक्टर देखा, उसके बाद अरब का भी फैक्टर देखा, जॉर्डन में भी जो युद्ध हुआ, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोगों ने विस्तार से देखा कि कैसे फिलिस्तीनियों का उद्भव हुआ और कैसे उनका अंत करना आवश्यक है अगर मिड ईस्ट में शांति चाहिए तो। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इवॉल्विंग एज पॉकेट्स ऑफ होप, मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बेहतर उम्मीद के रूप में विकसित करने की ओर आगे बढ़ रहा है। बहुत ही बड़ा विकल्प बन गया है जो कार्बन सिंक को करने में सक्षम है, ठीक है, बायोस्फीयर के रूप में। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे विश्व बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये जो आर्टिकल आया है इसी कारण आया है क्योंकि आज 3 नवंबर है और यहाँ पे दूसरा वर्षगांठ मनाया जा रहा है बायोस्फीयर रिजर्व डे के रूप में, ठीक है। तो इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और निरंतर उपयोग में हुई प्रगति पर विचार करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शहरी जीवन की शोर शराबे से दूर हम में से अधिकांश लोग जो हैं वो प्रकृति, सुंदरता, हरी भरी हरियाली और शांतिपूर्ण वातावरण वाली जगहों पर राहत ढूंढने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। जैसे जैसे पर्यटन का समय आता है, मतलब कि अगर ठंडे का समय जैसे सितंबर अक्टूबर सुहाना मौसम आ जाता है, उस समय लोग ज़्यादा से ज़्यादा घूमने जाते हैं या फिर गर्मी की छुट्टी में घूमने जाते हैं। तो वही बात कहा जा रहा है कि जैसे जैसे पर्यटन का मौसम नज़दीक आता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब हम प्रदूषण रहित स्थानों की ओर जाते हैं, जैसे दिल्ली में रहने वाले लोग हिमाचल में जाते हैं, ठीक है, या फिर ऊटी जाते हैं या फिर मैसूर जाते हैं जहाँ पे कम प्रदूषण है, ठीक है। तो वही कहा जाता है कि हम प्रदूषण रहित स्थानों की खोज करते हैं। तो अनजाने में एकल उपयोग, मतलब कि सिंगल यूज प्लास्टिक, विशेष रूप से प्लास्टिक की पानी की बोतल की हमारी खपत भी काफ़ी बढ़ जाती है। देखा जाता है जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की बोतल मिलती है जो सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी होती है। चूंकि 80% पर्यटन तटीय क्षेत्रों में होते हैं, कोस्टल एरिया में होते हैं, यही आपको समुद्र तट पर टहलते समय फेंकी हुई प्लास्टिक की बोतलें मिले तो क्या आप इसे एक आरामदायक छुट्टी मानेंगे? इसी की बात की जा रही है। तो एकल उपयोग प्लास्टिक की बोतलों के दैनिक उत्पादन और खपत से पूरी तरह से बचा जा सके, इसके लिए क्या क्या उपाय अपनाने की बात की जा रही है राइटर के द्वारा। तो अफ्रीका में एक इनिशिएटिव लिया गया है। अफ्रीका में प्रिंसिपे बायोस्फीयर रिजर्व, सोयोटोम और प्रिंसिपे द्वीप में स्कूली बच्चों को पीने के पानी के लिए स्टेनलेस स्टील, मतलब कि स्टील का एक बोतल बना कर दिया गया है, ठीक है, जिससे कि प्लास्टिक का उपयोग ना किया जा सके, ताकि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसकी बोतलों को दैनिक उत्पादन और खपत से पूरी तरह से बचा सके। जलवायु संकट के सामने आशा की थैली, जैसे कि कहा जाता है ना पॉकेट ऑफ होप, उसी को कहा जाता है
आशा की थैली के रूप में कार्य करते हुए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, जिसे यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसी में कहा जाता है यूनेस्को जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व, छिपे हुए मरुदयान मतलब कि उम्मीद की किरण के रूप में हो रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि शुष्क क्षेत्र में कहीं पे अगर कहीं पे ड्राई क्षेत्र है, मरुस्थल है और वहाँ पे उपजाऊ भूमि मिल जाए, हरा भरा भूमि मिल जाए, उसी को एक उम्मीद की किरण के रूप में कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे जैव विविधता की रक्षा की जा सके, प्रदूषण कम कर दे और जलवायु लचीलेपन के रूप में बायोस्फीयर को चिन्हित किया जा रहा है। तो वे दुनिया भर में फैले हुए भूमि, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित गहने हैं, जहां प्रकृति और मनुष्य एक साथ मिलकर जीवन की एक तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है, हम लोग भी आप लोगों से लगातार रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि प्लास्टिक का यूज ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ये कितना हानिकारक है, आने वाले 10 सालों में और इसके भयावह रूप देखे जाएंगे। अभी भी ऑलरेडी बहुत ही भयावह रूप देखे जा रहे हैं, उसके अनेक प्रकार के दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं। आगे कहा जाता है कि संरक्षण की सहायता में, तो बायोस्फीयर रिजर्व के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण और सस्टेनेबल यूज को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया जाता है। तो प्रत्येक बायोस्फीयर रिजर्व के मध्य में यहाँ पे जोन बताया गया है, ठीक है। एक छोटा सा फिगर मैं भी बना देता हूँ। ये जो है बीच का क्षेत्र है कोर, उसके बाद ये जो है बफर, उसके बाद ये जो है ट्रांजिशन, तो यही तीनों है जिसको हमेशा से बनाया जाता है। तो इसी के बारे में कहा जाता है कि प्रत्येक बायोस्फीयर रिजर्व के मध्य में कड़ाई से संरक्षित कोर जोन कहा जाता है, जो वनस्पति और जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पानी, मिट्टी, हवा और जीव जंतु की रक्षा करते हैं। तो कोर जोन के चारों ओर एक बफर जोन होता है, जो फिगर में देख सकते हैं, जहां लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं और काम करते हैं। एक क्षेत्र जो वैज्ञानिकों के लिए, प्रकृति के अध्ययन के लिए और प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है। बफर जोन की बात की जा रही। और सबसे बाहरी किनारा जो होता है, ये जो बफर जोन के बाहर है, जो ट्रांजिशन जोन कहा जाता है, तो सबसे बाहरी किनारा संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है, जहां समुदाय सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ मानवीय गतिविधियों का अभ्यास करते हैं। तो इसी का पूरा एक्सप्लेनेशन था। तो जैव विविधता के संरक्षण, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास और अनुसंधान, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को द्वारा नामित बायोस्फीयर रिजर्व को अन्य संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस एजेंसियों द्वारा भी समर्थित किया गया है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, साथ ही संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रकृति को भी समर्थित किया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स, एज वेल एज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये सारे एजेंसियां भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व को ये सब समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आगे कहा जाता है, यूनेस्को के अनुसार वर्तमान में 134 देशों में 748 बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण किया गया है। यूनेस्को के अनुसार वर्तमान में 748 बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण किया गया है 134 देशों में, जिसमें 22 ट्रांसबाउंड्री साइटें शामिल हैं, ठीक है, जो मतलब कि 2 देशों के बीच में है, जो पड़ोसी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देता है। वे 134 देशों में 250 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और अकेले भारत में 12 बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व हमारे प्लैनेट ग्रह के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। वे प्रकृति के लचीलेपन का एक जीवंत प्रमाण है, जो मानव गतिविधियों के बीच भी फलने फूलने का रास्ता खोज लेते हैं। वे विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों का घर है, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से लेकर अल्पाइन रेगिस्तान तक, और इस प्रकार अनगिनत अद्वितीय और लुप्तप्राय पौधों और जानवरों प्रजातियों को बचाने के लिए एक बेहतर आवास के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। जैसे जैव विविधता की सुरक्षा, प्रकृति संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अलावा वे सतत आर्थिक विकास के अवसर भी प्रदान करते हैं। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई में बायोस्फीयर रिजर्व महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो दुनिया के कई कार्बन सिंक का सबसे बड़ा घर है, ठीक है, याद रखिए, कार्बन सिंक के रूप में भी, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में भी मदद करता है।
उसके बाद महासागरों और अनेक प्रकार के जो लेक्स होते हैं या फिर सागर होते हैं की तरह कार्बन सिंक जो है वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अनुकूलन रणनीति को लागू करने में समाधान प्रदान करते हैं। बायोस्फीयर की बात की जा रही है, जैसे कि लंग्स जो हमें लड़ने में कामयाब बनाता है और कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करता है, उसी तरह से महासागर की बात की जा रही है और बायोस्फीयर की भी बात की जा रही है। आगे कहा जाता है स्थानीय स्तर पर क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। जैसे स्थानीय स्तर पर बायोस्फीयर रिजर्व के संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति है। उदाहरण के लिए भारत में जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थानीय समुदाय मैंग्रोव वनों के प्रबंधन और क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा के लिए भी मिलकर कार्य करते हैं। फिर भारत में यहाँ इसे अवार्ड भी मिला है इस बार, ठीक है। तो भारत में मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में महिलाओं सहित स्थानीय समुदाय स्वयं सहायता समूह बनकर संरक्षण प्रयासों में योगदान दे रहे हैं, जबकि युवा पर्यावरण पर्यटन में संलग्न हो रहे हैं। हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन 2023 के लिए यूनेस्को ने मिशेल बैटिस पुरस्कार से सम्मानित किया। किसे? तो मन्नार की खाड़ी, ये इंपॉर्टेंस रखता है पीटी के लिए, ठीक है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट ने प्लास्टिक चेक पॉइंट की अवधारणा भी प्रस्तुत की। तो याद रखिएगा, मिशेल बैटिस पुरस्कार किसने दिया? यूनेस्को ने। आगे कहा जाता है कि समुदाय के सदस्य प्लास्टिक कचरे के लिए सभी वाहनों और पर्यटन की जांच करते हैं, जिससे एकत्रित किया जाता है और पुनर्चक्रित किया जाता है और इसे सड़क के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो जलवायु परिवर्तन जो है वो जैव विविधता हानि, सतत विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों के समय में बायोस्फीयर रिजर्व की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये अक्सर प्रकृति की रक्षा करने वाले सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र होने के बावजूद ये मरुदायन, वनों की कटाई, आक्रामक जातियों, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है जैसे मरुस्थल हो गया, वनों की कटाई, आक्रामक प्रजातियां, खनन जैसे भूमि उपयोग में परिवर्तन जैसे खतरों के कारण जो लगातार बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो सिमटते जा रहे हैं, सीमित होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। तो बढ़ते शहरीकरण और विश्व जनसंख्या की निरंतर वृद्धि के साथ मनुष्यों द्वारा शोषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सिकुड़ता जा रहा है। तो इसे हमें सावधानी से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, जो हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बायोस्फीयर रिजर्व, और जितने भी जीव जंतु हैं उसके लिए बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। आगे कहा जाता है एशियाई सम्मेलन भी किया गया। तो विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस की इस दूसरी वर्षगांठ पर इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण और निरंतर उपयोग में हुई प्रगति पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में यूनेस्को ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के साथ साझेदारी में चेन्नई, भारत में, तो ये याद रखिएगा कहाँ, भारत में चेन्नई में 10वीं दक्षिण और मध्य एशियाई बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क बैठक, इसी को कहा जाता है SACAM, मतलब कि साउथ एंड सेंट्रल एशिया बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क मीटिंग, जो 1 से 3 नवंबर के बीच में आयोजित हुआ, आज भी आयोजित हुआ, ठीक है। तो ने दक्षिण और यही बात कहा जा रहा है, ने दक्षिण और मध्य एशिया क्षेत्र में अस्थायी पर्यावरण प्रथाओं के क्षेत्र में ज्ञान के आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच तैयार किया गया है। तो यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम आजीविका में सुधार, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति और सामाजिक विज्ञान के संयोजन के माध्यम से मानव पर्यावरण संबंध को और बेहतर करने के लिए इस तरह के सम्मेलन किए जा रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है एनसीईआरटी टू इंट्रोड्यूस इलेक्टोरल लिटरेसी कंटेंट इन टेक्स्ट बुक, मतलब कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों में चुनावी साक्षरता सामग्री को ऐड किया जा रहा है की बात की जा रही है, सामग्री को पेश किए जाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है चिंता का कारण जो है, ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है कि चुनावी साक्षरता सामग्री को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में ऐड किया जा रहा है। तो 2019 में लोकसभा का चुनाव में 910 मिलियन मतदाता थे, लेकिन उसमें से लगभग मतलब 1/3 297 मिलियन ने मतदान ही नहीं किया, मतलब कि 1/3 मतदाता मतदान ही नहीं की। इसी के लिए चुनावी साक्षरता के लिए एक चैप्टर को ऐड किया जा रहा है एनसीईआरटी में 6 क्लास से 12 क्लास के पाठ्यक्रम में। तो ये उपाय जो है वो चुनाव पैनल और शिक्षा मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जो है वो युवा भारतीयों के बीच मतदाता उदासीनता जैसे मुद्दों को संबोधित करेगा कि क्यों मतदान नहीं करना चाहते। युवा भारतीयों के बीच मतदाताओं की उदासीनता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय एनसीईआरटी
चुनावी साक्षरता पर सामग्री को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रमों को पेश और अद्यतन करेगी और राज्य शिक्षा बोर्ड और अन्य बोर्डों को भी इसका पालन करने के लिए सलाह देगी। तो सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक शुरू होगा। यह एकीकरण सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्यचार ढांचे तक भी विस्तारित होगा और इसे विभिन्न विषयों के अनुरूप तैयार किया जाएगा और तद अनुरूप इसको आगे पढ़ाया जाएगा। आगे कहा जाता है इसका दीर्घकालिक दृष्टि क्या है, मतलब कि लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या है। तो ये उपाय भारत के चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय के बीच गुरुवार को हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन है। इसका उद्देश्य जो है मुख्यतः स्कूलों और कॉलेजों में चुनाव आयोग के प्रमुख सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का विस्तार करना है। ठीक है, जो मतदाता भागीदारी करते हैं चुनाव के मतदान में, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने की बात की जा रही है। एमओयू का उद्देश्य जो है, ये जो अभी मेमोरेंडम साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है, उसका उद्देश्य जो है शहरी और युवा भारतीयों के बीच मतदाता उदासीनता, क्यों वो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते हैं, उसी के लिए यहाँ पे इस तरह का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जैसे मुद्दे को संबोधित किया जाएगा। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 910 मिलियन मतदाताओं में से लगभग 297 मिलियन ने 2019 में लोकसभा के चुनाव में मतदान नहीं किया था, जिससे चिंता उत्पन्न हो गई चुनाव आयोग को। इसी के लिए ये नया कदम उठाया गया कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में ही इसे डलवाकर इसे लगातार जागरूक किया जाए। इसलिए शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से युवाओं में चुनावी साक्षरता पैदा करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टि से इस समझौता का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अधिकारी ने कहा इस पहल से शहरी और युवाओं की उदासीनता को दूर करने के चुनाव आयोग के प्रयास में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे अगले आम चुनाव में बेहतर चुनावी भागीदारी हो सकेगी। तो आगे कहा जाता है कि चुनावी साक्षरता को प्रभावी ढंग से प्रदान करने स्कूलों और कॉलेज में चुनावी साक्षरता क्लब स्थापित करने का क्या उद्देश्य है। तो इसमें कहा जाता है कि दस्तावेज कक्षाओं में चुनावी साक्षरता को बहुत बेहतर तरीके से प्रदान किया जाएगा। स्कूलों और कॉलेज में चुनावी साक्षरता के लिए क्लब भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों के बीच मतदाता जागरूकता को बढ़ाया जाएगा और विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों के अभिविन्यास और प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा। या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रत्येक छात्र को तुरंत मतदाता पहचान पत्र सौंपने के चुनाव आयोग के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी एक मजबूत तंत्र विकसित करने के रूप में भी यह प्रयास किया जा रहा है। तो लोकतंत्र कक्ष क्या है, मतलब कि वयस्क साक्षरता और बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में चुनावी साक्षरता अनुभाग को शामिल करना और मतदाता शिक्षा सामग्री के नियमित प्रदर्शन और सतत चुनावी और लोकतंत्र शिक्षा के संचालन के लिए प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे को लोकतंत्र शिक्षा के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके, वहाँ जाकर देख सकें और अपने आप को जागरूक कर सके और अपने परिवार को भी जागरूक कर सके या गांव में जागरूक कर सके। तो इसी के लिए इन गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि वर्ष भर की गतिविधियां जो है वो दस्तावेज में कुछ अन्य मुख्य बिंदु को भी प्रस्तुत करेगी छात्रों के बीच में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब